28 नवंबर को नवोदय का एग्ज़ाम है। तो नवोदय के पेपर में बिल्कुल ऐसा ही जो है यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिलने वाला है और जो है ये नए सिलेबस पे आधारित पेपर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ईवीएस और सभी चीज़ें जो है इसमें शामिल की गई हैं और जो मैथ में नए पैटर्न पे आधारित प्रश्न है उसको भी शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ऊपर क्या होगा। तो ऊपर यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होगा एक एक अंक करके। और कैसे भरना है, जैसे यहाँ पे देखेंगे एक एक संख्याएँ भरी गई हैं, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे भी एक एक संख्याएँ रोल नंबर को आपको भरना होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आगे जो है आपका यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम है तो आपका नाम लिखना है। अगर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछ रहा है तो आपका हस्ताक्षर यहाँ पे लगेगा। आप अपनी साइन भी कर सकते हैं या अपना नाम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और आपको जो है 2 घंटे का समय मिलेगा और अधिकतम जो है 100 अंक रहेंगे। आपका जो प्रश्न यानी जो उत्तर सही होगा आपको जो है ओएमआर सीट पे जो है बिल्कुल इस तरह जो है आपको पेंट करना रहेगा। जैसे यहाँ पे 37 वाले में सी वाला ऑप्शन सही है तो इसलिए यहाँ पे सी वाले को काला कर दिया गया है। आगे यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है ईवीएस के 20 प्रश्न हैं और जो है मानसिक योग्यता परीक्षण के भी 20 प्रश्न हैं, अंकगणित परीक्षण है और भाषा परीक्षण है। कुल मिला के 80 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और कितने नंबर के रहेंगे, 100 नंबर के आपके रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न, मानसिक योग्यता परीक्षण का पहला भाग और पहला प्रश्न। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे है मानसिक योग्यता परीक्षण का पहला भाग है और निर्देश दिया गया है। ये प्रश्न चित्र आपके सामने है, इसको जो है आपको पूर्ण करके बताना है कि इसमें कौन सी आकृति यहाँ पे पूर्ण रूप से फिट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे इसको क्या करना है, कौन सा तरीका है। तो सबसे पहले इस आकृति को जो है आपको इसी में पूर्ण कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल जैसे आकृति यहाँ पे है, यहाँ पे भी है वैसे यहाँ पे भी है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी बना देना है। इसको जो है चतुर्भुज बनाना है पहले। तो इसको जो है आपको चतुर्भुज बना लेना है दोनों तरफ से लाइन खींच के, और बीच से भी लाइन है तो यहाँ पे बीच से भी आपको लाइन खींच लेना है। और एक बीकर्ण से बीकर्ण तक लाइन सभी में है, यहाँ पे देखेंगे इस कोने से इस कोने तक है तो इसको भी आपको जो है खींच देना है, जो कि जो है यहाँ पे इससे मिली हुई होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे इससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, ये दोनों लाइन सभी में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी लाइन, इतनी लाइन खींचे हैं। इसी तरह जो है इसमें कहाँ पे है, तो ऐसी ही आकृति इनमें कहाँ पे है, तो सी वाले में देखने को मिल रही है। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह जो है आप पेंसिल की सहायता से उसमें बना के चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह इस वाली आकृति को भी पूर्ण करना है। तो इसको पूर्ण करने के लिए देखेंगे किस प्रकार यहाँ पे बना हुआ है सभी में आकृति। तो 2 स्थानों पे यहाँ पे बना हुआ है, देखेंगे कोने पे जो है, देखेंगे कोने पे यहाँ पे खाली है तो बीच में है, यहाँ पे यहाँ से खींचेंगे कोने से यहाँ, फिर उसके बाद जो है देखेंगे ये सभी मिलाए गए हैं, यहाँ से जो है ये मिलाया गया है तो इसको भी जो है आपको मिला लेना है और यहाँ से इसको भी मिला देना है। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखेंगे ये पूरी रेखा खींची गई है एक दूसरे के सामने। यहाँ पे देखेंगे ये वाली पूरी रेखा है, ये वाली भी पूरी रेखा है, तो ये वाली भी पूरी रेखा ही होनी चाहिए। तो इस रेखा को आपको खींच लेना है यहाँ से। अब यहाँ पे एक दूसरी रेखा भी है जो कि इससे मिली हुई है, ये भी पूरी रेखा हो जाएगी। तो इस तरह की आकृति यहाँ पे बन जाएगी। तो इस तरह की आकृति कहाँ पे है, तो इस तरह की आकृति जो है आप देख सकते हैं ये कहाँ पे बनी हुई है, तो बी वाले ऑप्शन में यहाँ पे बना हुआ है। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह है। तो बी इसका जो है राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे तीसरे नंबर का देख लेते हैं, ये प्रश्न चित्र है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आगे वाला भाग जो है कुछ इस प्रकार थोड़ा सा झुका हुआ है, तो इसको बनाते हैं। और यहाँ पे ये जो है तिरछा भी है थोड़ा सा, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये कुछ इस प्रकार की आकृति यहाँ पे बनेगा, तो ऐसे बनेगा और यहाँ पे जो है ये इस प्रकार की कुछ आकृति बन जाएगी। तो इस तरह की आकृति यहाँ पे देख रहे होंगे आप, 2 में है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे है। तो देखेंगे कौन सी आकृति जो है सही होगी। तो ये जो है थोड़ा सा तिरछा है सभी में, तो इसमें भी तिरछा होना चाहिए और इसमें भी है। और ये आगे वाला भाग जो है थोड़ा सा छोटा है और पीछे वाला भाग भी देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार का है। तो बिल्कुल यहाँ पे बी वाला इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार। तो आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में इस आकृति को पूर्ण करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इस प्रकार की आकृति यहाँ पे बना है, तो सेम यहाँ पे ऊपर जैसे यहाँ पे बना है तो वैसे यहाँ पे भी बना है। तो इस तरह जैसे यहाँ पे बना है तो इसी तरह यहाँ पे भी बनाएंगे। इसको जो है हमको पूर्ण करना है यहाँ से ले जाके, यहाँ से पहले वाले यहाँ पे इसको जो है यहाँ से ले जाके पूर्ण करना है। और इसके बाद ये देखेंगे ये दूसरी वाली जो लाइन है इससे टच होती हुई जा रही है, तो ऐसे यहाँ तक आई हुई है। तो आपको जो है इसके अनुसार जो है आपको इसको बना देना है। बनाने के बाद देखना है इस तरह की आकृति किस में मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे डी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो डी वाला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। आगे यहाँ पे भाग 2 है। भाग 2 में निर्देश दिया गया है कि बाईं ओर जो प्रश्न चित्र है इसमें जो बदलाव हो रहा है उसी बदलाव को जारी रखना है, आगे कौन सी आकृति बनेगी ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक यहाँ पे लाइन थी, इसमें क्या हो गया 2 हो गया था, इसमें क्या हो गया 3 लाइन यहाँ पे हो गया। अब इसमें क्या होंगे 4 हो जाएंगे। तो 4 इसमें कहाँ पे है, डी वाले ऑप्शन में है, तो डी वाला इसलिए इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 6 नंबर का जो प्रश्न चित्र है इसमें एक बिंदु है, तो इसके सामने जो है एक खाली गोला आ गया है। अब यहाँ पे तीसरे वाले में देखेंगे इसमें यहाँ पे नीचे एक बिंदु आ गया है, तो अब इसके सामने क्या होगा एक खाली गोला आ जाएगा। तो इसमें कहाँ पे है, तो खाली गोला यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में है, यहाँ पे 2 बिंदु और 2 खाली गोले, तो यहाँ पे सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार। अब यहाँ पे डी वाले में भी है, तो यहाँ पे देखेंगे
ये बिंदु जो है यहाँ पे दोनों एक ही स्थान पे है, इसमें बदलाव नहीं हुआ है। बिंदु यहाँ पे ऊपर है, ऊपर ही है। अब यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे नीचे ही होना चाहिए, यहाँ पे भी नीचे ही होगा, और ये दोनों गोले यहाँ पे ही होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सी वाला सही उत्तर हुआ। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर का। यहाँ पे जो है ऊपर तीर है, इस दिशा में है, और नीचे यहाँ पे गोला वाला और एक लाइन है। तो ये तीर जो है सेम वैसे ही है अगले वाली आकृति में, और ये नीचे वाला चित्र इस दिशा में है, यानी बाईं तरफ है, और ये दाहिनी तरफ हो गया है। इसी तरह यहाँ पे ऊपर वाला चित्र जैसे है वैसे ही रहेगा यहाँ पे अगली वाली आकृति में, और उसके बाद नीचे वाला जो चित्र होगा ये बदल जाएगा। अब ये इस दिशा में है, क्या है, दाहिनी तरफ, अब ये क्या हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा। ये नीचे वाला ही बदला था इसमें, तो इसमें भी वही बदलाव आपको कर देना है। तो इस तरह की आकृति कहाँ पे है, तो ए वाले ऑप्शन में ही है। तो ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे ये चित्र जैसे है सेम टू सेम ऐसे ये वाली चित्र भी है। अब आगे वाले में देखेंगे ये चित्र जैसे है इसी तरह जो है अगला चित्र भी होना चाहिए। तो ऐसे ही अगला चित्र कौन सा होगा, तो यहाँ पे सी वाला इसी तरह का चित्र है, तो यहाँ पे सी वाला इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 9। अब यहाँ पे देखेंगे ये अगला भाग स्टार्ट हो जाएगा, भाग 3। भाग 3 में क्या करना है, आकृति की पूर्ति करना है। जो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है और वृत्त हो सकता है, इसको जो है आपको पूर्ण करना है। पूर्ण करके बताना है इसमें कौन सी आकृति जो है फिट होगी। तो चलिए इसको क्या करेंगे, जैसे ये है ये चतुर्भुज बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस आकृति को देखने के बाद यहाँ पे लग रहा है कि ये चतुर्भुज बन रहा है, तो इसको हमको चतुर्भुज पहले बना लेना है। इसको करने का तरीका है कि इसको चतुर्भुज बना दीजिए। अब इसके बाद जहाँ तक है ये रेखाएं जो है आपको पेन की सहायता से आप खींच सकते हैं या पेंसिल की सहायता से इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। इस तरह चढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की आकृति यहाँ पे फिट होगी। तो इसमें जो है इस तरह की आकृति बनेगी। तो इस तरह की आकृति इनमें कहाँ पे है, तो देखेंगे इस तरह की आकृति जो है यहाँ पे ए वाले में भी है और डी वाले में भी है, लेकिन ये बीच में है, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे ये बीच में नहीं है, जबकि ये बीच में है। तो बीच में आकृति होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ए वाला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे अगली आकृति को भी पूर्ण करना है, इसको भी आपको चतुर्भुज बना देना है। तो चतुर्भुज बनाएंगे तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे और यहाँ से ऊपर की ओर रेखा खींच लेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर सभी के ऊपर यहाँ पे चढ़ा देना है आपको। चढ़ाएंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी इसको जो है आपको पता चल जाएगा। तो देखेंगे इस तरह की आकृति इनमें कहाँ पे है, तो इस तरह की आकृति इसमें कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है डी वाले ऑप्शन में देख सकते हैं इसी तरह की आकृति यहाँ पे बना हुआ है। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह जो है आसानी से पता चल जाएगा। आगे यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, इसको भी आपको चतुर्भुज के रूप में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे चतुर्भुज के रूप में बनाएंगे और यहाँ से भी एक रेखा खींचेंगे। अब यहाँ से जो लाइन है इसके ऊपर खींच देना है। आप देखेंगे कि इस तरह नीचे जो आकृति बन रही है इस तरह कहाँ आकृति है, तो इस तरह की आकृति यहाँ पे सी वाले में है। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह आसानी से आपको पता चल जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे ये जो आकृति है इसको भी पूर्ण करना है। इसको भी पूर्ण करेंगे तो यहाँ पे जो है इस चतुर्भुज बनेगा। तो इस चतुर्भुज को जो है आपको कंप्लीट कर लेना है और जहाँ पे ये रेखाएं हैं इसी के ऊपर आपको बिल्कुल चढ़ाते हुए चले जाना है। जब चढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो आकृति बनती हुई दिखेगी बिल्कुल वही आकृति यहाँ पे होगी। तो इस तरह की आकृति इनमें कहाँ पे है, तो यहाँ सी वाले ऑप्शन में है। तो सी वाला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर का भी। आगे यहाँ पे भाग 4 देखते हैं। भाग 4 में कह रहा है कि यहाँ पे एक आकृति यहाँ पे सामने प्रश्न चित्र बना हुआ है, इसके सामने एक दर्पण है। दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये आपको उत्तर चित्र में बताना है। तो इसको करने का जो है 2 तरीका है। पहला तरीका है कि अब यहाँ पे ये चित्र देखना है आपको। चित्र देखेंगे तो इसके दाहिनी तरफ वाला भाग बाईं तरफ बन जाएगा। अब यहाँ पे लाइन इस तरफ है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, इस तरफ बन जाएगी, ऐसी लाइन हो जाएगी। और यहाँ पे नीचे लाइन है तो नीचे लाइन ऐसे सीधी ही रहेगी और ये आकृति नीचे वाली भी ऐसे ही रहेगी। अब ये वाला भाग क्या हो जाएगा, उस तरफ बनेगा और नीचे की ओर है तो कहाँ पे हो जाएगा, ये नीचे की ओर है तो नीचे की यहाँ पे जैसे ये है वैसे ही बना रहेगा और यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी और ये ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर हो जाएगा। तो इस तरह की आकृति यहाँ पे बन जाएगी। तो इस तरह की आकृति किसमें देखने को मिल रही है, तो ए वाले में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार। आगे इसी तरह जो है सभी में बदलाव करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये दाहिनी तरफ है तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये बाईं तरफ हो जाएगा। यानी यहाँ पे इस तरह है तो ये वाला भाग उल्टा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो उल्टा बनेगा तो किस तरह बन जाएगा, इस तरह आकृति यहाँ पे बन जाएगी। इसमें भी वही है आकृति। अब ओ में कोई बदलाव नहीं होता, ओ ऐसे ही रहता है कि लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे ये दाहिनी तरफ है तो यहाँ पे लाइन इस तरफ हो जाएगी और ये इस तरफ हो जाएगा। यन जो है इस तरफ है तो यहाँ पे ये लाइन हो जाता है और यहाँ पे बीच से ऐसे और ये ऐसे, ओ ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे यन वाला पहले आएगा तो यन पहले आ गया, 2 ओ आएंगे आ गए और के उल्टा इस तरह हो जाएगा। तो उल्टा इसमें नहीं है सी वाले में, केवल बी वाले में है। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे इसी तरह जो है 15 नंबर का भी देखना है। यहाँ पे देखेंगे ये आकृति है तो सेम ऐसे ही आकृति इसको उल्टा करेंगे तो तब भी रहेगा। तो ये बिंदु ऊपर ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई बदलाव होगा नहीं, तो बिंदु वहाँ ऊपर में ही है। अब यहाँ पे देखेंगे ये चित्र ही गलत है, ये वाला भी गलत है।
अब ये दोनों में आपको चेक करना है कौन सा सही है। यहाँ पे देखेंगे ये गुणे का चिन्ह इस तरफ है दाहिनी तरफ, तो ये बाईं तरफ चला जाएगा। तो बाईं तरफ इसमें कहाँ पे है, इसमें है। और ये प्लस वाला चिन्ह इस तरफ है तो इसके दाहिनी तरफ होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला पहला वाला ही सही है। अब यहाँ पे देखेंगे गुणे वाला चिन्ह इस तरफ आना चाहिए, तो इसमें नहीं आया है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बीच में पी है, पी देखो इस तरफ है, तो अब यहाँ पे प्रतिबिंब में दिखाई देगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा यहाँ पे उल्टा, यानी ये वाला भाग इस तरफ बन जाएगा। इसी तरह जो है आर वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे के वाला इस तरफ आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल उल्टा बन गया है, तो ए वाला इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे BR4 लिखा है, इसका जो है प्रतिबिंब अगर सामने दर्पण लिखा है लगा है तो कैसे बनेगा, तो 4 यहाँ पे है तो इस तरफ बन जाएगा, और कैसे बनेगा उल्टा, इस तरह है तो ये वाली लाइन इधर बनेगी और ये वाला भाग ऐसे बन जाएगा, तो इस तरह की आकृति बन जाएगी। और ये वाला भाग यहाँ पे है तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे इस तरह की आकृति आगे कहाँ पे है, इसमें है और इसमें है, इसमें है। उसके बाद क्या बनेगा आर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इस तरह है तो आर यहाँ पे एक लाइन होगा और इस तरह जो है बन जाएगा। तो इस तरह जो है कहाँ पे है, किसमें, तो ये यहाँ पे ए वाले में नहीं है और यहाँ पे जो है सी वाले में है और यहाँ पे डी वाले में भी है, लेकिन यहाँ पे बी भी उल्टा बनेगा, तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे और इस तरह जो है बन जाएगा। तो बी यहाँ पे जो है इस तरह कहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें बना हुआ है, तो सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें सीधा है इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे ये पहले ही गलत था क्योंकि 4 इसमें सीधा बन गया था। तो इस तरह जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन होगा, सी वाला। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। तो 17 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पे जो है ये भाग 5 है। भाग 5 में आपके सामने एक प्रश्न चित्र रहेगा, यानी जो प्रश्न चित्र रहेगा इनमें कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ है, ये वाला चित्र इसमें छुपा हुआ है, इसको आपको ढूंढना है। तो भाग 5 में छिपी हुई आकृति यहाँ पे बताना है किसमें बन रही है इस तरह की आकृति। तो ये जो है देखेंगे पहले वाले में ही बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाली आकृति, इसको जो है आपको पेंसिल की सहायता से आप चढ़ा सकते हैं या पेन की सहायता से। ये वाली आकृति यहाँ पे भी यहाँ पे बन गया और इसका ये वाला भाग यहाँ पे है, तो ये वाला भाग भी बन गया। नीचे यहाँ पे एक लाइन है तो लाइन भी यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे ए वाला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 18 नंबर में देखेंगे इस तरह की आकृति इनमें कहाँ पे जो है छिपी हुई है, तो ये जो है आपको डायरेक्ट दिख रही है बी वाले में है, तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं ये 19 नंबर का प्रश्न है। इसमें ये गोला हो और यहाँ पे बीच में लाइन, तो इसमें कहाँ पे है गोला जो है, इसमें देखेंगे ये गोला पूरा बना हुआ है और बीच से जो है लाइन भी है और किसी में नहीं है, इसलिए डी वाला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छिपी हुई आकृति जो है आपको निकालना बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाली आकृति कहाँ पे छुपी हुई है, तो ये वाली आकृति इनमें नहीं है, न इसमें है न इसमें है, केवल सी वाले में है। तो यहाँ पे देखेंगे ये तिरछी लाइन, पहले तिरछी लाइन है और ये ऊपर वाली लाइन है। अब यहाँ पे ये नीचे वाली लाइन है और ये पूरा चतुर्भुज इसी तरह का बना हुआ है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सी वाला इसका जो है छिपी हुई आकृति है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे यहाँ पे आपका पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न है, तो इससे जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो है 15 प्रश्न आपको जो है MCQ यानी बहुविकल्पीय के रूप में रहेंगे। उसके बाद जो है 5 प्रश्न जो है आपको गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका पहला प्रश्न यानी 21 नंबर का प्रश्न पर्यावरण अध्ययन का। हमारे परिवेश में जो है जल चक्र को संतुलित करने के लिए कौन सा जो है घटक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे परिवेश में जो है जल चक्र को संतुलित करने के लिए जो है कौन सा वन जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण घटक जो है निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वन के कारण ही जो है बारिश होती है। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य के पाचन तंत्र में जो है भोजन का पूर्ण पाचन जो है किस अंग में होता है। ए अमाशय दिया गया है, बी मुख, सी छोटी आंत और डी यहाँ पे बड़ी आंत। तो जो मनुष्य का पाचन तंत्र है भोजन का पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में होता है, सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे 23 नंबर का प्रश्न है कि पर्यावरण में वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए कौन सा जीव एक प्राकृतिक सूचक का कार्य करता है। ए कवक, बी शैवाल, सी लाइकेन और डी मशरूम दिया गया है। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लाइकेन जो होता है पर्यावरण में वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए जो है एक जो है प्राकृतिक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। आगे अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जो है शेरों की कुल संख्या है, कितनी संख्या है, तो 4 है। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शेरों की कुल संख्या 4 है, सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 25 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग जो है जल द्वारा फैलता है। ए मलेरिया, बी हैजा, सी एनीमिया या डी अस्थमा। तो जल द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो है हैजा, यहाँ पे 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि वर्षा जल संचयन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। बाढ़ रोकना या जल प्रदूषण बढ़ाना या भू जल स्तर को सुधारना या डी जो है नदियों को सुखाना। तो देखेंगे वर्षा जल संचयन यानी वर्षा के जल को जो है बचाने से क्या होता है, भूजल स्तर जो है सुधर जाता है, भूमि के अंदर जो जल है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे
27 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी जो है गैस ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। ए यहाँ पे ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी जो है यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे 28 है कि हमारे शरीर में जो है हड्डियों का ढांचा जो सुरक्षा और जो है आधार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है हम कंकाल तंत्र कहते हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे है। तो हमारे शरीर में जो है हड्डियों के ढांचा को हम जो सुरक्षा और जो है आधार प्रदान करता है उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर का। ओजोन परत की क्षरण का जो मुख्य कारण है वो कौन सी गैस है। तो ओजोन परत की क्षरण का मुख्य कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यहाँ पे बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है ओजोन परत जो है नष्ट हो रही है धीरे धीरे। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ाने के लिए फसलों के हेर फेर में किस प्रकार की फसलें जो है उगाना लाभदायक होता है। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसलों के हेर फेर में जो है किस प्रकार की जो है फसलें उगाना लाभदायक होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दलहनी फसलें, दाल, ठीक है, दाल वाली फसलें बो देना बीच बीच में। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य साक्षरों का राज्य है, सबसे अधिक साक्षरता दर के रूप में जाना जाता है। ए बिहार, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश या डी पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पे है बी, केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। अगला है 32 नंबर का प्रश्न कि जंतुओं में सुपर सेंसेज का एक उदाहरण है जिससे वे अपना भोजन ढूंढते हैं। ए चींटी का फेरोमोन छोड़ना, या बी मेढक का पानी में तैरना, या सी गाय का चारा चरना, या डी पंछियों का उड़ना। तो इसमें इसका जो सही उत्तर है वो है ए चींटी में फेरोमोन छोड़ना। ये जो है सुपर सेंसेस का एक उदाहरण है। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर का कि पर्वतीय क्षेत्रों में घर की जो छतें होती हैं उनका ढलान कैसा होता है। ए समतल, बी ढलवा, या सी गुमुददार जो है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ढलवा होता है। कैसा ढलवा, ऐसे होता है तिरछा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है कि मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ए यकृत, बी अग्नाशय, या सी थायराइड, या डी लार ग्रंथि। तो इसका जो सही उत्तर है 34 नंबर का वो है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 35 है कि मृदा प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो क्या है। वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना, बी दिया गया है प्लास्टिक और रासायनिक खाद का उपयोग, या सी जो है वर्षा, या डी जो है सौर ऊर्जा। तो मृदा यानी मिट्टी में प्रदूषण का मुख्य कारण है प्लास्टिक और रासायनिक खाद का उपयोग। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है इसके अनुसार। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। आगे यहाँ पे आपके सामने जो है एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश से रिलेटेड आपको जो है अब प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में जो है करण अपने मामा के घर अमृतसर पंजाब गया। वहाँ उसने देखा कि दूर दूर तक जो है समतल खेत फैले हुए थे जिनमें जो है गेहूं और सरसों की फसल लगी थी। मामा ने बताया कि यह क्षेत्र जो है मैदान कहलाता है और यहाँ भी जो है उर्वर भूमि खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। और करण ने जो है मक्की दी रोटी व जो है सरसों का साग भी खाया जो इस क्षेत्र का जो है प्रसिद्ध भोजन है। करण को जो है यह यात्रा बहुत पसंद आई। और इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न जो है कि करण किस भूदृश्य वाले क्षेत्र में गया था। ए मैदान, या बी पर्वत, या सी रेगिस्तान, या डी तटीय क्षेत्र। तो कहाँ पे गया था, तो मैदान में गया था। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा दूर दूर समतल खेत था तो उसे क्या कहा गया, मैदान कहलाता। तो यहाँ पे ए इसका जो है इसके अनुसार बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पे दूसरा है कि अमृतसर में जो है खेतों में कौन सी जो है फसलें लगी थी। चावल व मक्का, या गेहूँ व सरसों, या कपास, या चाय। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन सी जो है, यहाँ पे जो है मक्का और जो है सरसों लगा हुआ था। तो ये जो है खाने के लिए था जो है मक्का और जो है सरसों। यहाँ पे देखेंगे गेहूं और जो है सरसों की फसल लगी थी। किसकी, गेहूं और सरसों। तो गेहूं और सरसों इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी वाला। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं जो 38 नंबर का है। इसमें दिया गया है कि मैदानी भूमि किस काम के लिए जो है विशेष रूप से उपयुक्त है। ए मछली पकड़ने के लिए, कोई उपयोग नहीं। सी दिया गया है बर्फ जमा करने के लिए, या डी जो है खेती के लिए। तो किसके लिए, खेती के लिए जो है मुख्य रूप से उपयोगी है। यहाँ पे देखेंगे उर्वर भूमि खेती के लिए, यहाँ पे देखेंगे किसके लिए, खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि करण ने जो है कौन सा प्रसिद्ध जो है भोजन खाया। तो कौन सा,
तो जो है ए दिया गया साध्या या बी दिया गया मक्की दी रोटी व सरसों द साग, सरसों का साग। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार, मक्की दी रोटी और सरसों का साग खाया। आगे यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है कि यह गद्यांश जो है मुख्यतः किस विषय से संबंधित है। ए मैदानी भूदृश्य, या बी पर्वतीय भूदृश्य, या सी तटीय भूदृश्य, या डी रेगिस्तान। तो किस जो है विषय पे आधारित है, मैदानी भूदृश्य। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है इसके अनुसार। अब यहाँ पे अगला जो अनुभाग है वो है अंकगणित परीक्षण। अंकगणित परीक्षण में यहाँ पे देखेंगे 20 प्रश्न रहेंगे और इसमें जो है इसी के अनुसार जो नया सिलेबस है उसके अनुसार आपके सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो 41 नंबर का प्रश्न है कि 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 अंकों की हमको क्या करना है, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले बोल रहा है। तो ये 41 नंबर का प्रश्न है। तो 8 अंकों की जो है पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, बड़ी संख्या। तो 8 अंक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। तो 9 हमको कितनी बार लिखना है, 8 बार। तो 4 4 8 बार लिख दिए। उसके बाद 7 अंकों की छोटी छोटी। अब 7 अंकों की क्या कह रहा है, छोटी संख्या हमको बोल रहा है और कह रहा है कि दोनों का योग ज्ञात करिए। तो 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखेंगे तो कितने जीरो होंगे, 6। 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। 6 जीरो लगाने के बाद उसके आगे 1 लिख देंगे। तो ये 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। दोनों का योग करना है तो दोनों को यहाँ पे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 9 1, यहाँ पे 9 में जीरो जुड़ा तो 9, यहाँ पे 9 में जीरो जुड़ा तो 9, यहाँ पे भी 9, और यहाँ पे भी जो है 9 में जीरो जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। तो 7 अंक यहाँ पे 4 1 2 3 4 5 6, 6 अंक तक जो है 9 ही रहेगा। अब यहाँ पे 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 की जीरो हासिल 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 1 हासिल आया तो 10। तो यहाँ पे 1 और 1 लिख के 2 जीरो और बाकी यहाँ पे 3 और 3 6 9 रहेंगे। तो इसमें 1 लिख के 2 जीरो किस में आ रहा है, बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो बी वाला ही इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 42 है। 42 में कह रहा है कि 4 अंकों वाली जो है कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो 4 अंकों की संख्याएं कितनी हैं, तो यहाँ पे देखेंगे अगर 4 अंकों की संख्याएं देखें तो 9 जो है 9 9 लिखते हुए चले जाना है 4 बार। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार यहाँ पे हम 9 9 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 9 9 9 9। अब इसके बाद यहाँ पे हमको 3 अंकों की भी लिखना है। ये 4 अंकों का था, अब हमको 3 अंकों का भी लिखना है। अब यहाँ पे 1 2 3, 3 बार जो है हम 9 लिखेंगे तो 3 अंकों की यहाँ पे हो जाएंगी। 3 अंकों की हम लिख लिए तो 3 अंकों को हमको घटा देना है, 3 अंकों वाले को घटाना है। तो 9 में से यहाँ पे 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ पे 9 में से 9 गया तो 0। अब यहाँ पे 9 में से कुछ नहीं गया तो 9 ही रहेगा। तो यहाँ पे 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 9000 संख्याएं हैं। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं समझ में आया तो 4 अंकों की हमको बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है और इससे एक कम यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख के घटा देना है। तो जो आएगा उतनी ही संख्याएं होंगी। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। इसमें कह रहा है कि 56 करोड़ 95 लाख जो है 8007 को लिखा जा सकता है। तो इसको लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले आपको यहाँ पे 43 नंबर में जो है लिख के दिखाते हैं कि 56 करोड़ यहाँ पे लिखा है, 56 करोड़, और उसके बाद जो है 95 लाख 8 जो है 8007, 8007। तो इसको लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे अब यहाँ पे 7 है तो 7 लिख लेंगे। अब इसके आगे यहाँ पे 1000 लिखा है। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 जीरो। तो हमने अभी कितने अंक लिखा है, यहाँ पे 3 जीरो होते हैं तो हमको 1 अंक ही लिखे हैं, 1 अंक लिखे हैं तो 1 जीरो हटा देंगे। अभी जितने जीरो बचे हैं इसके आगे लगा देंगे। अब इसके बाद जो अगली वाली संख्या है उसको यहाँ पे लिख देना है। 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। अब यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अगला है लाख। लाख में कितने जीरो होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 1 लाख में यहाँ पे 3 2 5 जीरो होते हैं। हम देखेंगे 5 अंक लिख लिए हैं, यहाँ पे 3 1 4, 4 अंक ही लिखे हैं। तो यानी 4 हमको जीरो काट देना है। 1 जीरो अभी बचा हुआ है तो इसको इसके सामने यहाँ पे उतार लेना है और इसको भी काट देना है। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, 95 लिखा है, यानी 95, 95 लिखा है, 95 लिख लीजिए। अब इसके आगे 1 करोड़ लिखा है। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहाँ पे देखेंगे 3 3 6 और 7 जीरो। तो 7 जीरो हैं तो 7 अंक हम लिख लिए हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक लिख लिए हैं। तो यहाँ पे इसको हम काट देंगे। अब आगे जो है उसको लिख लेना है 56, तो यहाँ पे 56 लिख देंगे। अब यही पूरा एक साथ लिख देंगे। यही जो है आपका जो है शब्दों में अंकों में लिख उठेगा यहाँ पे। तो जो है यहाँ पे देखेंगे इस कहाँ पे लिखा है 56, फिर 95, 56 जो है और 95, फिर उसके बाद 08। तो 08 इसमें नहीं है, तो 56 95 08 इसमें भी नहीं है, 56 और 95 08 इसमें है, फिर 007 भी इसमें है। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 44। प्रश्न संख्या 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही है। तो सही है तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, 2 किलोमीटर और 700 मीटर बराबर 2700 मीटर।
तो ये सही है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 होता है, तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 हो जाएगा, और 700 और है तो 700 और जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2700 यहाँ पे मीटर, ठीक है, क्योंकि इतने मीटर है और ये इतने मीटर है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2700 मीटर हो जाएगा। तो यही वाला पहला वाला ही सही है। अब यहाँ पे हेक्टेयर में दिया गया है और डेकामीटर में दिया गया है, तो सॉरी हेक्टोमीटर में दिया गया है, तो हेक्टोमीटर में बदलेंगे तो ये 710 होगा, नहीं होगा, गलत। 5 मीटर है और 100 सेंटीमीटर है, अब दोनों सेंटीमीटर में जोड़ेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 है तो 500, 501 600, तो 600 नहीं है, गलत है। 400 डेसीमीटर है और 5 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 45 होगा, गलत। तो ए वाला ही इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि एक बस जो है मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35, ठीक है, 5:35 बजे जो है चली और आगरा में रात 8:35 बजे पहुंची, 8:35 पे जो है पहुंच गई। आप बताइए कि बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सुबह चला कितने बजे, सुबह जो है 45 नंबर का प्रश्न है, सुबह जो है 5:35 पे जो है चला। अब ये जो है रात में पहुंचा, ठीक है, रात में जो है 8:35 पे पहुंच गया। अब इसके बीच में देखेंगे ये पहले जो है सुबह, तो फिर 12 बजेगा, 12 बजने में अभी कितना टाइम यहाँ पे है, तो इतना जो है हमको इसको घटा देना है 12 बजे में से। तो 12 बजे में से जब हम जो है 5 घंटे 35 मिनट को घटाएंगे तो यहाँ पे ये 11 होगा और यहाँ पे ये 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में ही घटा सकते हैं, तो 11 60 मिनट। अब इसको घटाएंगे तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, इधर से यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ पे 5 है, 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ पे 11, 11 में से यहाँ पे 5 चला जाएगा तो 6। तो 6 घंटे जो है 25 मिनट लगा, कितने 6 घंटे जो है 25 मिनट जो है अभी हो चुका है 12 बजे, ठीक है। 12 बजे के बाद 8 घंटे जो है 35 मिनट और लगा, तो 8 घंटे जो है 8 घंटे और 35 मिनट और हमको जोड़ लेना है। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल कितना जो है समय लगा, कुल समय, क्योंकि 8 बजे रात में पहुंचा तो रात में 8 घंटे 35 मिनट ये हो जाएगा। 12 बजे तक जो है हमारे पास कितना समय था, 6 घंटे जो है 35 मिनट ये था। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 में 5 जुड़ा तो 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5, 5 1 6, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 8 6 14, तो यहाँ पे 14 और 14 घंटे 60 मिनट, मतलब कुल मिला के 15 घंटे। 60 मिनट बराबर 1 घंटे होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे तो इतने घंटे हो जाएंगे, तो 15 घंटे। तो 15 घंटे इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो 15 घंटे जो है डी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या जो है 46 है। वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 अंश है हो तो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज या अधिक कोण। तो जिसकी सभी भुजाएं जो है समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है इसके अनुसार। अगर जिसकी यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक कोण की माप कितना है 60 अंश है, तो जिसके सभी कोण बराबर हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज होगा। सभी कोण बराबर हों और सभी भुजाएं बराबर हों तो क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न है कि एक आयत का प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है। तो एक आयत जो होता है, आयत कुछ इस प्रकार का बनता है और इसके जो सभी कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। कितने अंश के, 90 अंश के बराबर। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 90 अंश के बराबर होता है। आयत के सभी कोण कैसे होते हैं, 90 अंश के बराबर होते हैं। अगला यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित पिक्टोग्राम एक स्कूल के अध्यापकों द्वारा पसंद किए जाने वाले जो है कपड़ों के रंगों को दर्शाता है। नीला यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे हरा, फिर उसके बाद लाल, फिर यहाँ पे सफ़ेद रंग। और कह रहा है कि एक चेहरा जो है 10 अध्यापक को प्रदर्शित करता है। कितने, एक चेहरा जिसमें बना है वो मतलब 10 अध्यापक हैं। इसमें कितने चेहरे बने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे हैं, 5 बने हैं। तो यहाँ पे 5 गुणे 10 15 हम 50, यानी कितने अध्यापक हैं, 50 अध्यापक। अब यहाँ पे 3 है तो मतलब 30 अध्यापक हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं तो मतलब 60 अध्यापक। अब 2 हैं तो 20 अध्यापक। कुल मिला के देखेंगे कि ज्ञात कीजिए कि कितने अध्यापक जो है लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो लाल रंग के कपड़े कितने अध्यापक पसंद करते हैं, 60। तो 60 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। आगे यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है कि एक मोटर बाइक 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर यात्रा जो है पूरी करती है। यह जो है 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी ये बताना है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, इसको पहले 1 लीटर ज्ञात करना है। तो 5 लीटर में कितना जा रहा है, 5 लीटर में जो है 220 किलोमीटर जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 1.5 लीटर में जो है आपको पूछ रहा है कितने किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो यहाँ पे बटे 10 हो जाएगा, और ऊपर भी जो है 15 बटे यहाँ पे 10 हो जाएगा ये। तो 5 3 15 और यहाँ पे 5 दूनी 10, 3 बटे 2 हो जाएगा कितने लीटर। अब 1 लीटर हमको जो है यहाँ पे इसको जो है आपको यहाँ पे भिन्न में चेंज कर देना है। तो भिन्न में इस तरह जो है चेंज कर लेंगे
3/2 लीटर। अब इसके बाद जो है यहाँ पे 1 लीटर याद करेंगे। 1 लीटर बराबर कितनी दूरी जा रहा है 1 लीटर में, तो यहाँ पे 5 लीटर में 220, तो 1 लीटर में 220 और बटे 5, तो यहाँ पे भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 44 किलोमीटर। कितना 44 किलोमीटर। तो 1 लीटर में 44 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे 44 किलोमीटर। अब कह रहा है कि 3/2, 3/2 में कितना जाएगा, तो 3/2 गुणे 44, तो 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पे अब गुणा करेंगे 22 टाइम 66 हो जाएगा, 66 किलोमीटर। कितने 66 किलोमीटर होगा। तो 66 किलोमीटर इसमें कहाँ पे दिया गया है, तो ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। आगे यहाँ पे जो है कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 रुपये में ख़रीदता है और 150 आम की कीमत क्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई दुकानदार है वो 5 दर्जन आम खरीद रहा है 90 रुपये में, तो 1 दर्जन जो है कितने 5 दर्जन, पहले देखेंगे 5 दर्जन आम जो है कितने रुपए में 90 रुपये में ख़रीद रहा है। तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 1 दर्जन बराबर होता है 12 आम, ठीक। तो जितने होंगे 12 के बराबर होते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि 150 आम की कीमत बताना है। तो पहले 5 दर्जन यहाँ पे दिया गया है, 5 दर्जन का मतलब 12 पंचे 60, 60 आम, 60 आम बराबर कितने रुपए का मिल रहा है 90 रुपये का, सॉरी 90 रुपये का। तो 1 आम कितने रुपए का होगा, तो 1 आम बराबर हो जाएगा यहाँ पे 90 बटे जो है 60, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, मतलब 3/2 रुपये। कितने रुपए 3/2 रुपये। तो अब कह रहा है कि 150 आम, ठीक है, 150 आम का दाम बताना है। तो 150 आम कितने रुपए का मिलेगा 3/2 और गुड़े जो है 150 गुड़ा कर देते हैं। तो 2 से यहाँ पे काटेंगे इसको, 2 7 14, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 75 है, 3 से गुड़ा करेंगे, 3 पचे 15, 1 हासिल आ जाएगा और 3 7 21, 1 हासिल आया तो 22, 225 रुपये का। 150 आम कितने रुपए का मिलेगा, तो 150 आम जो हो जाएगा ये 225 रुपये का मिलेगा। तो 50 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा 225 किस में है, बी वाले में, तो बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर का। 51 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, दिया गया है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई क्या है, किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो उसकी परिमिति 32 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, परिमित का मतलब परिमाप दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, तो चौड़ाई यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले 51 नंबर का प्रश्न है, चौड़ाई हम मान लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, माना चौड़ाई बराबर है यक्स मीटर, कितने मीटर यक्स मीटर। तो यहाँ पे लंबाई जो हो जाएगी, लंबाई यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएगा, 3 यक्स मीटर। और यहाँ पे परिमाप दिया गया है, परिमाप बराबर है 32 मीटर। तो क्षेत्रफल याद करना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा हमको बताना है। तो ये क्या है, एक आयत है, आयत। यहाँ पे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे जो है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे 2 और गुणे लंबाई कितना है, तो 3 यक्स है, और प्लस चौड़ाई कितना है यक्स है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 1 4 यक्स हो जाएगा, और गुणे 2 यक्स, और यहाँ पे परिमाप 32 दिया गया है, तो 32 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 यक्स बराबर 32, और यहाँ पे देखेंगे 8, यहाँ पे यक्स को अकेला रखेंगे, यहाँ पे ये गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 32 और बट्टे 8 हो जाएगा। तो 8 1 कम 8, 8 चौक 32, 4 बार चला जाएगा, तो यक्स बराबर जो आ जाएगा यहाँ पे 4 मीटर आ जाएगा। यक्स बराबर कितने मीटर, 4 मीटर यहाँ पे। तो यहाँ पे चौड़ाई कितना है 4 मीटर हो जाएगी, और लंबाई 3 इसका, यानी 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, तो 12 मीटर हो जाएगी। तो क्षेत्रफल याद करना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे। लंबाई कितना है, लंबाई यहाँ पे देखेंगे 4, सॉरी चौड़ाई यहाँ पे 4 मीटर है, और लंबाई जो है 12 है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। कितना 48। अब मीटर है तो मीटर वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 48 मीटर वर्ग। तो यहाँ पे वर्ग मीटर कह सकते हैं या मीटर स्क्वायर। तो 48 वर्ग मीटर कहाँ पे है, सी वाले ऑप्शन में है। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर का इसके अनुसार। आगे यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 2 6 बार लिखा है और निम्न में से किससे विभाज्य है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी बार लिखा है 2
2 और 2 6 बार लिखा है, तो किससे होगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, किससे होगा 11 से। 11 से भाग करेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। यहाँ पे 22 22 और यहाँ पे 22 भाग करके देख लेंगे 11 से, 11 दूना 22, ये कट गया। 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे 2 उतारेंगे, अब यहाँ पे एक और अंक उतारने के लिए 0 उतारेंगे, फिर 2 उतारेंगे, 11 दूना 22, फिर कट जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे, अगला अंक उतारने के लिए एक 0 उतारेंगे, अब यहाँ पे 2 उतर जाएगा, 11 दूना 22। इस तरह जो है ये पूरी तरह से भाग चला गया और बाकी से नहीं जाएगा। तो इसका जो 52 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या जो है 53 है। प्रश्न संख्या 53 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या जो है पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है 8 से कौन सी संख्या यहाँ पे भाग करके हमको देख लेना है। 8 की पहाड़ में कौन सा आता है, 8 अटे 64, यहाँ पे 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सटे 56, 8 अटे 64, 8 9 72, यही 64 आ रहा है, तो यानी 64 वाला ही, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। तो यहाँ पे तीसरा अंक सब 0 है, तो दूसरे 2 अंकों को जो है आपको देखना है कि 8 की पहाड़ा में कौन कौन से आते हैं। तो 8 चौक 32 नहीं कट रहा है, 8 सटे 56 ज़्यादा हो जा रहा है, 8 अटे 64 ये कट जा रहा है, 8 9 72 ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे बी वाला ही कट रहा है, 64 है और 0 है, इसको 8 से काटेंगे, 8 अटे 64 ये कट जाएगा पूरी तरह से, 0 उतारेंगे तो 8 शून्य 0 ये भी कट जाएगा, तो 80 आ जाएगा 8 से भाग करने पे। तो ये कौन सा कट रहा है, बी वाला, तो 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह जो है आपको ऑप्शन से चेक करना है। आगे यहाँ पे दशमलव में जो है दिया गया है, इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो ये नहीं है कि दशमलव वाली सवालें आएंगी नहीं, ये भिन्न वाला है, भिन्न से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है 0.3 बटे 0.03 प्लस 0.03 और बटे 0.3। तो ये जो है भिन्न वाली सवाल है, ये मत समझिएगा ये दशमलव है, दशमलव वाला सवाल इस तरह नहीं आता है, ये भिन्न के रूप में है। इसको भिन्न वाला आप समझ के इसको सॉल्व करना है। तो इसको जोड़ना है, तो इसको क्या करेंगे हम, जो है आपको दशमलव को जो है पहले क्या करना है, दशमलव वाले यहाँ पे जो है इसको हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, 0.3 बटे 0.03 में जो है यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो एक लिख के 2 जीरो से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब इसमें 0.03 और यहाँ पे 0.3, तो इसमें जो है 2 अंक यहाँ पे देखेंगे, इसका भी हर समान करना है। तो इसमें हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 अंक से। यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो एक यहाँ पे 1 लिख के 1 जीरो से, तो 1 लिख के 1 जीरो से यहाँ पे ऊपर भी गुणा करेंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे गुणा कर लेंगे, जब हम 100 का 3 में गुणा करेंगे 100 तिक के 300 हो जाएगा, और दशमलव 1 अंक बाद तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक। तो और बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा, और प्लस अब यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 अंक यहाँ पे होगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30.3 आ जाएगा और बटे 3। और यहाँ पे अब इसको जो है यहाँ पे 3 से जो है भाग करेंगे, 3 धाम 30 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 3 धाम में 30 और यहाँ पे देखेंगे तो 3 एकम 3, तो ये क्या आ जाएगा 10.1। तो 10.1 इसमें कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे सी वाले ऑप्शन में, तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि इसको भिन्न रूप में जो है निम्नतम पदों को लिखिए। तो यहाँ पे जो है इसको क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 0 यहाँ पे 3 4 2 है, इसको लिख लीजिए और बटे 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे जितने दशमलव के बाद यहाँ पे भी 1 से गुणा करना है, इसमें भी 1 से गुणा करना है, और यहाँ पे दशमलव के बाद जितने अंक हों 1 2 3 अंक हैं तो 3 जीरो से गुणा कर देना है, ऊपर और नीचे भी 3 अंकों से गुणा करना है 3 जीरो से। अब यहाँ पे जब 1000 से इसमें गुणा करेंगे तो 0.3 अंक इधर आ जाएगा, तो 3 4 और 2 हो जाएगा बटे 1000 यहाँ पे हो जाएगा। अभी अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 से कट जा रहा है, किससे कट रहा है 2 से भाग कर देंगे इसको, किससे भाग करना है 2 से। अब 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 7 14। अब यहाँ पे 2 एकम 2 बटे यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 शून्य 0 2 शून्य 0, 171 बटे 500। तो 171 बटे 500 इसमें कहाँ आ रहा है, बी वाले ऑप्शन में, तो 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 56। प्रश्न संख्या 56 में दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो एक वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 64 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मतलब वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 64 दिया गया है, भुजा स्क्वायर है तो भुजा का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे ये वर्ग में है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, क्या होगा वर्गमूल, 64 का वर्गमूल याद कर लेना है। तो क्या होगा 8 8 अठे 64 होता है, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगी, भुजा बराबर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। भुजा बराबर यहाँ पे हमको ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे हमको परिमाप ज्ञात कर लेना है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का
परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा यानी 4 से इसमें भुजा यानी 8 दिया गया है, तो 8 सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 है कि निम्नलिखित को जो है आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे 1/8 दिया गया है, यहाँ पे 5/8 दिया गया है और 3/8 आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम। आरोही क्रम कैसे लिखा जाता है? बढ़ते हुए क्रम में। किसमें? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब है जो है सबसे छोटा वाला पहले, फिर यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? 1/8, क्योंकि हर समान ही है। ऊपर वाला जो सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 3/8 है, फिर उसके बाद 5/8 है। तो ये इसका जो है आरोही क्रम हो गया। तो आरोही क्रम में 1/8, 1/8 इसमें है, इसमें है, और इन दोनों में तो है ही नहीं है। तो उसके बाद 3/8, 3/8 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये तीनों गलत। यहाँ पे डी वाला इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है। 58 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पार कर लेता है और जो है व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो इतने मीटर दिया गया, 600 मीटर। पुल की लंबाई कितना है? पुल की लंबाई जो है 600 मीटर है और जो है समय कितना लग रहा है? समय यहाँ पे 5 मिनट का लग रहा है, 5 मिनट का। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दूरी दिया गया है, दूरी है यहाँ पे मीटर में, तो इसको हमको क्या करना है? किलोमीटर में चेंज करना है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1000 से यहाँ पे भाग कर देना है। किससे? 1000 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6/10। अब यहाँ पे मिनट है, 1 मिनट, यहाँ पे 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट से इसको भाग करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये जो है यहाँ पे अभी किलोमीटर में ये चेंज हो चुका है दूरी, और यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे, समय को जो है घंटे में चेंज कर देना है। घंटे में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 1/12। अब इस यहाँ पे देखो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय का मतलब है 6 यहाँ पे 10, और यहाँ पे बटे का मतलब भाग, भाग का चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे समय 1/12। अब इसी को जो है भाग के स्थान पे गुणे का चिन्ह 12 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6/10 ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 2 से ऊपर नीचे काट दिए, और यहाँ पे बचा 6 छंग 36। यहाँ पे कर लेते हैं, ऊपर वाले के साथ गुड़ा, 6 छंग 36 और बटे, और यहाँ पे 5। तो चाल बराबर यहाँ पे हो जाएगी, 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा 35, और 1 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर प्रति हावर। किलोमीटर प्रति हावर यानी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार 7.2। बी वाला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार। देखेंगे 7.2, 7.2 इसका जो है राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे अगला देखते हैं, 59 नंबर का प्रश्न है कि 4 सही 2/5 है और -2 सही 1/5 है। इसका जो है सरलतम रूप जो है आपको ज्ञात करना है। तो सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए यहाँ पे माइनस वाली संख्याओं का जो है, अगर ये पूर्णांक के रूप में दिया हो तो 2, यहाँ पे 4 सही 2/5, -2 सही 1/5 है। तो सरल करने के लिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो पूर्णांक है यहाँ पे हर समान है कि नहीं? हर समान है, तो हर समान रहने देंगे। अब यहाँ पे जो पूर्णांक है, पहले पूर्णांक को घटा लेंगे, इनके बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 4 में से 2 गया तो 2। अब यहाँ पे जो है हर समान है, तो ऊपर वाले के साथ घटाएंगे, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, और बटे यहाँ पे 5 है तो 5। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 59 नंबर का, वो हो जाएगा 2 सही 1/5। 2 सही 1/5 किस में आ रहा है? ए वाले में। तो ए इसका जो है इस तरह सही उत्तर हो जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा। आगे यहाँ पे एक यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है अंकगणित परीक्षण का 60 नंबर का, कि एक समकोण जो है किसके बराबर होता है? एक समकोण बराबर होता है, तो समकोण किसके बराबर होता है? तो समकोण जो होता है 90 अंश के बराबर होता है, याद रखना है 90 अंश के। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला हो जाएगा, 60 का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे हम लास्ट जो है अनुभाग देखते हैं, अनुभाग 4, जो कि यहाँ पे भाषा परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो आपको जो है अनुच्छेद पढ़ना रहेगा और उत्तर देना रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद वाला। तो पहला अनुच्छेद दिया गया है कि संसार में जो है सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश जो है वस्तुओं को जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी जो है बढ़ा पाना जो है व्यक्ति के बस में नहीं है। समय के बीत जाने पर जो है व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए तो समय का और भी जो है अधिक महत्व है। जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। समय
के उपयोग से ही शिक्षा जो है प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद, मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर जो है पछताते रहते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए हैं उनकी जो है चिंता करने के बजाय अब हमारे सामने है उनका जो है सदुपयोग करें। जो हमारे सामने है उसका सदुपयोग करना है। आगे यहाँ पे देखेंगे प्रश्न जो बना है कि विद्यार्थी जीवन के बारे में क्या सही नहीं है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है, सही है। विद्यार्थी जीवन के लिए जो है समय का सदुपयोग करना जरूरी नहीं है, ये गलत है। तो गलत है तो यही हमको गलत ही देखना था, तो यहाँ पे बी वाला ही इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थी जीवन के लिए समय का अधिक महत्व है, सही है। विद्यार्थी अपना कीमती समय खेल कूद व आलस्य में बिता देते हैं, तो ये भी जो है सही ही बताया गया इसमें अनुच्छेद के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी अनुच्छेद के अनुसार। आगे यहाँ पे समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे कुछ नहीं होता, किसके पछतावे के अलावा। यहाँ पे हमने पढ़ा था किसके अलावा, पछतावे के अलावा, यहाँ पे दिया गया है के अलावा। तो इसका जो सही उत्तर होगा 62 नंबर का वो हो जाएगा ए। आगे यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है कि समय के जो है से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, उपयोग से, लाभ से, दुरुपयोग से, अनुप्रयोग से। समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे समय के उपयोग से, किससे, उपयोग से। तो इसमें कहाँ है, समय के उपयोग से, ए वाला ही इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर का। आगे यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है कि सदुपयोग का यहाँ विलोम है, विलोम शब्द यहाँ पे सदुपयोग का दुरुपयोग, सदुपयोग का क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद में जो है प्रयुक्त वंचित का अर्थ है। वंचित का मतलब है जो है आनंद गलत, आवश्यक गलत, सहित ये गलत, ठीक है। रहित हो जाना, मतलब वंचित का मतलब रहित हो जाना, मतलब वो छूट जाना एक प्रकार से। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रहित होना, ठीक है, उसको छूट जाना हमसे। आगे यहाँ पे अगला अनुच्छेद है कि मेरे देश का नाम भारत है, जो महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के जो है प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। पहले इसे जो है आर्यवर्त कहा जाता था। इस पावन देश में जो है राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, वर्धमान, महावीर आदि महापुरुषों ने जन्म लिया। इस देश में अशोक और महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी सम्राट भी हुए। इस देश के जो है स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, जो है गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू आदि ने जो है कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। तो इससे रिलेटेड अब प्रश्न है कि भारत का नाम के नाम पर रखा गया, किसके, भारत के नाम पे। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, किसके नाम पे, यहाँ पे भारत के नाम पे जो है हमारे देश का नाम क्या बन रहा, भारत पड़ गया। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 67 नंबर का कि पहले इस देश को जो है कहा जाता था इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, क्या कहा जाता था। तो हमने पढ़ा क्या कहा जाता था, आर्यवर्त कहा जाता था। तो आर्यवर्त इसका जो है सही उत्तर है यहाँ पे डी वाला, 67 का डी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है कि इस देश में अशोक और महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी भी हुए, क्या सम्राट हुए, शासक हुए, कि राजा हुए। तो यहाँ पे देखेंगे हमने पढ़ा था कि जो है इस देश में जो है यहाँ पे जो है अशोक और जो है महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी सम्राट हुए, क्या हुए, प्रतापी सम्राट। तो यहाँ पे प्रतापी क्या हुए थे, सम्राट हुए थे। तो 68 का जो सही होगा ए आंसर जो है सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे पावन का अर्थ है, पावन का क्या है, पान, पवन, पवित्र या स्वच्छ। तो पावन का जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 69 नंबर का, वो यहाँ पे हो जाएगा सी, पवित्र। पावन का मतलब पवित्र, सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्रता का विपरीत अर्थक है। तो स्वतंत्रता का विपरीत क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, आज़ादी। तो आज़ादी का स्वतंत्र होना, आज़ाद होना, ठीक है। और जो है इसका जो स्वतंत्रता का परतंत्रता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परतंत्रता, मतलब दूसरे के गुलाम होना। स्वाधीनता का मतलब अपने अनुसार जो है, तो आज़ादी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, इसका भी माने समानार्थी शब्द ये हो जाएगा और स्वतंत्र भी हो जाएगा। बी इसका जो है सिनोनिम्स नहीं है, विपरीत है। परतंत्रता मतलब दूसरे का राज्य होना, दूसरे जो है दूसरे हमारे ऊपर राज्य करें। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विपरीत अर्थक क्या होगा, परतंत्रता या परतंत्र। अगला यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद नंबर जो है अनुच्छेद तीसरा अनुच्छेद यहाँ पे आपके सामने है कि साहस, यहाँ पे साहस की ज़िंदगी रोमांचक होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि साहसी व्यक्ति इस बात की जो है चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होते हैं और दुनिया को जो है प्रकाश भी उसी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना जो है साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना किसी और के साथ नहीं करते और ना ही वे पड़ोसी की चाल देखकर अपनी चाल को जो है मध्यम बनाते हैं। यहाँ पे मध्यम लिखा है, माध्यम बनाते हैं।
तो इसमें जो प्रश्न है कि साहस की ज़िंदगी बेकार होती है, रोमांचक होती है, या उदास होती है, आसान होती है। साहस की ज़िंदगी क्या होती है? रोमांचक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है कि कैसे आदमी दुनिया की असली ताकत होती है, कैसे आदमी दुनिया की असली ताकत होते हैं। तो जनमत की अपेक्षा करने वाले, या जनमत के बारे में सोचने वाले, या जनमत की उपेक्षा करने वाले, या जनमत करने वाले। तो जनमत की उपेक्षा करके जो है जीने वाले, ठीक है, क्या जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके अनुसार 72 नंबर का सी राइट आंसर होगा, जनमत की उपेक्षा करने वाले। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 73 नंबर का कि साधारण जीव का काम को देखकर चलना है, अड़ोस पड़ोस को देखकर, या दुनिया भर को, या संसार को। तो यहाँ पे देखेंगे साधारण लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि साधारण जीव का काम है अड़ोस पड़ोस को देखकर साधारण लोग चलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है अड़ोस पड़ोस, ठीक है, साधारण जीव का काम अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना है। तो 20 का जो है राइट आंसर है। आगे यहाँ पे मध्यम का पर्यायवाची नहीं है, तो सीधा या हल्का या मंद या माध्यम। तो जो है मध्यम का जो पर्यायवाची है वो शीघ्रता है। क्या है? शीघ्रता। ये शीघ्रता लिखा है। मध्यम का मतलब जो है, मध्यम का मतलब है शीघ्रता। क्या है? शीघ्रता है। तो यहाँ पे लिखा है शीघ्रता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यही है, मध्यम का मतलब क्या है? शीघ्रता है। आगे यहाँ पे साहसी शब्द है, विशेषण है, या संज्ञा है, या सर्वनाम है, या क्रिया है। तो साहसी जो है एक प्रकार से क्या है, ये एक जो है विशेषण है। क्या है? विशेषण। ए इसका जो है इसके अनुसार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी विशेषता बताता है, किसी भी जीव की विशेषता बताता है कि वो साहसी है। आगे यहाँ पे अगला, यहाँ पे लास्ट अनुच्छेद दिया गया है कि चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है। यह जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बाद में जो है राजपूतों ने 1308 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अनेक राजपूत रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जो है आग में जलकर जौहर कर लिया। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और किला राजपूत की वीरता की गाथा सुनाते हैं। अब इससे रिलेटेड प्रश्न है कि चित्तौड़ राज्य में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। तो चित्तौड़ कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा इसके अनुसार। आगे यहाँ पे राजपूतों ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, एक बार, बार बार, पुनः, या कल। तो राजपूतों ने जो है यहाँ पे देखेंगे अधिकार कर लिया था, तो यहाँ पे पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, राजपूतों ने 1308 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो क्या कर लिया? पुनः अधिकार कर लिया। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। अगला यहाँ पे है 78 नंबर का प्रश्न। राजपूतों ने अकबर से जो है मुकाबला किया, कायरतापूर्वक, गलत, वीरतापूर्वक, सही है। तो किस तरह जो है? वीरतापूर्वक। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा थे, जो है यहाँ पे वीरतापूर्वक जो है इन्होंने मुकाबला किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये बी हो जाएगा। राजपूतों ने अकबर से जो है वीरतापूर्वक मुकाबला किया। सुनाते हैं क्रिया का काल है। तो इसमें जो है सुनाते हैं, ये जो शब्द दिया गया है, इसका जो है कौन सा काल है? ये भूतकाल है, या वर्तमान काल, की भविष्य काल, तो अविष्य काल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पे ए, वर्तमान काल है। सुनाते हैं। आगे यहाँ पे स्वीकार करना का पर्यायवाची है। तो स्वीकार करने का मतलब है मानना या मनाना या पुकारना या विरोध करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मानना। क्या करना? स्वीकार करने का मतलब मानना। इसका जो है पर्यायवाची शब्द है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 प्रश्न थे जो आपके न्यू मॉडल पेपर पे आधारित हैं, ईबीएस वाले। तो अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको और भी मॉडल पेपर देखना है तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके वहाँ से जो है आप पूरा वॉच कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ताकि जो है जितना ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे आपके एग्ज़ाम निकालने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।